नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है कार्यक्रम साप्ताहिकी में। इसमें आप देखते हैं सप्ताह भर की प्रमुख खबरें। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने। अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ शुक्रवार को देव प्रबोधिनी एकादशी के अवसर पर कालिदास अकेडमी परिसर में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल थे। सारस्वत अतिथि श्री तुलसी पीठाधीश्वर पद्म भूषण जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य चित्रकूट थे। अध्यक्षता संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने की। विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव व सांसद अनिल फिरोजिया, महापौर मुकेश टटवाल थे। कालिदास समारोह के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा पद्म भूषण बुद्धादित्य मुखर्जी कोलकाता, पद्मश्री डॉक्टर पुरुदाधीच इंदौर, वासुदेव कामत मुंबई एवं फिल्म अभिनेता व रंगकर्मी राजीव वर्मा भोपाल को शासन के प्रतिष्ठा अलंकार राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से विभूषित किया। मिशनरी स्कूल में शिक्षक द्वारा बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ का मामला आया सामने, शिक्षक गिरफ्तार। तराना थाना क्षेत्र के रूपाखेड़ी रोड स्थित कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक शिक्षक द्वारा नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की घटना को पिछले कई दिनों से अंजाम दिया जा रहा था। पीड़ित बच्चियों ने अभिभावकों से मामले की शिकायत की, जिसके बाद आज सुबह पुलिस और प्रशासन की टीम स्कूल पहुंची, जहां शिक्षक को हिरासत में लिया गया। बच्चों ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक लीजो सर द्वारा कई दिनों से बेड टच किया जा रहा था, जिसको लेकर बच्चियों ने शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर तराना थाना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी स्कूल पहुंचे और मामले में जांच शुरू की। वर्तमान में आरोपी शिक्षक को हिरासत में लिया गया है। मैम ने हमको बोला कि नहीं, मैम ने हमको बोला कि मैंने कुछ नहीं करा, और फिर अब बोली कि नहीं, वाला टॉपिक था, बोली कदम खाने के लिए भी तैयार है। टीचर ने बोला था सर पढ़ाने की बजाय लव लाइफ के टॉपिक समझाते हो और गंदी उसका मीनिंग ही नहीं था कि ये लव लाइफ में फालतू में नहीं समझा रहे। प्लीज ये बच्चों को नगर रक्षा समिति के सदस्य के साथ मारपीट के बाद पुलिस प्रशासन ने गिराया बदमाश रोशन पासी का अवैध निर्माण। नीलगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले 1 दर्जन से अधिक अपराधों में आरोपी रहे बदमाश रोशन पासी और सोनू पासी के मकान पर पुलिस प्रशासन और नगर निगम का बुलडोजर चला। बदमाश रोशन पासी ने नगर रक्षा समिति के थाना संयोजक अशोक वर्मा के साथ मारपीट की थी। अशोक वर्मा पैदल जा रहे थे। इसी दौरान बाइक पर सवार सोनू पासी अन्य साथियों के साथ पहुंचा और अशोक पर हमला करना शुरू कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घटना के दौरान आम जनता मूक दर्शक बनकर पीटते हुए देखती रही, लेकिन बदमाश के खौफ के चलते किसी ने भी अशोक को बचाने का प्रयास नहीं किया। मामले में शिकायत मिलने के बाद आला अधिकारियों के निर्देश पर बदमाश रोशन पासी के अवैध मकान को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया गया। बताया जाता है कि बदमाश रोशन पासी पर 17 से अधिक अपराध दर्ज है, वहीं उसके भाई सोनू पासी पर 11 अपराध दर्ज है। बदमाशों के खिलाफ बीती रात प्राणघातक हमले की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। रोशन पासी ने 2 मंजिला निर्माण के प्रथम तल पर महंत गुप्तगिरी महाराज का ऑफिस बना रखा था। दूसरी मंजिल पर एक जिम भी बना हुआ था, जिसे जिम की मशीनों सहित गिराया गया। अतिक्रमण के दौरान महंत गुप्तगिरी महाराज ने पुलिस की टीम के साथ विवाद भी किया। हालांकि पुलिस का सख्त रवैया देखते हुए कुछ देर बाद ही वे वहां से रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार रोशन पासी ने विवेकानंद कॉलोनी के डी सेक्टर में एक प्लॉट पर कब्जा कर वहां अपना बोर्ड भी लगा दिया। कार्यवाही के बाबत सीएसपी विनोद मीणा ने बताया। थाना नीलगंगा क्षेत्र में एक प्रकरण 307 का पुलिस ने प्रकरण कायम किया है, जिसमें जो रोशन पासी है उसका भाई सोनू पासी और एक जीतू भीम, ये तीनों ने मिलकर एक व्यक्ति के ऊपर रॉड से जानलेवा प्रहार किया, जिसमें उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। उसी के तहत पुलिस ने 307 का मुकदमा उसमें कायम किया है और इसके रोशन पासी के पूर्व में भी कुल 17 अपराध हैं, जिसमें 110 की जिला बदर कार्रवाई भी इसके खिलाफ हो चुकी है। इसके साथ साथ इसका जो भाई है सोनू पासी, उसके खिलाफ भी 7 मामले पंजीबद्ध है, आपराधिक मामले। तो उसी के तहत जो सरकार का गुंडा विरोधी अभियान होता है, एंटी माफिया ड्राइव, उसी के तहत उसका ये अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। वीडियो भी सामने आया है इसमें? हाँ, एक वीडियो सीसीटीवी वीडियो सामने आया है इसके द्वारा घटना को खारिज करते हुए। सर, कार्रवाई के दौरान किसी संतों द्वारा विरोध किया गया तो? हाँ, कुछ संत आए थे जिनके द्वारा, महंत आए थे जिनके द्वारा कार्रवाई का विरोध किया गया, बट कार्रवाई शुरू करने से पहले हमने जो मेन अखाड़ा है उनसे बात की है, चर्चा की है, तो उनके द्वारा हाँ कहने के पश्चात हम इस कार्रवाई को पूरी तरह से कंप्लीट कर रहे हैं।
ग्राम धूलमऊ के पूर्व सरपंच ने उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए दान की अपने निजी स्वामित्व की जमीन। वर्तमान समय में जहां एक तरफ लोग शासकीय जमीनों पर कब्जा करते हैं, वहीं कुछ लोग जनसेवा के लिए अपनी निजी संपत्ति का भी दान कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला है जिले के घटिया जनपद की ग्राम पंचायत धूलमऊ का। यहाँ पूर्व में सरपंच रहे युवा समाज सेवी अभिषेक सांगले ने ग्राम में कलेक्टर व जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करवाया, जिसकी ग्रामवासियों को बहुत आवश्यकता थी, परंतु उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए कोई शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। तब पूर्व सरपंच सांगले ने दरियादिली दिखाते हुए अपने स्वयं की लाखों रुपए कीमत रखने वाली करीब 6000 स्क्वायर फीट जमीन उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान कर दी, जिसका भूमि पूजन ग्राम के वरिष्ठ लोगों द्वारा किया गया। अब यहाँ 43 लाख रुपए की लागत से सर्व सुविधा युक्त उप स्वास्थ्य केंद्र बनेगा। चर्चा में अभिषेक सांगले ने बताया कि यदि ग्राम विकास के लिए और कुछ भी आवश्यकता पड़ेगी तो वे हर संभव सहायता के लिए तत्पर रहेंगे। NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत हमारे गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की सौगात हमें मिली थी, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ सर्वे कराया था। तो उसमें शासकीय भूमि उनको उपयुक्त नहीं लगी थी, इसलिए हमको वहाँ दिक्कत आ रही थी करने, इसलिए मैंने अपनी स्वयं की निजी परिवार की अपनी भूमि मैंने उसके लिए दान की है और माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करके और उसको शासकीय मद में इसका परिवर्तन कराकर और इसको गांव के हित में हमने इसको दी। भगवान महाकाल ने भगवान विष्णु को सौंपी सृष्टि की सत्ता, बैकुंठ चतुर्दशी को हुआ हरिहर मिलन। बाबा महाकाल की सवारी रात 11 बजे महाकाल मंदिर से चांदी की पालकी में रवाना हुई। इस दौरान सवारी महाकाल चौराहा, गुदरी बाजार, पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर पहुंची। आधी रात को भी महाकाल के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ रही। सवारी में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। सवारी में जमकर आतिशबाजी भी की गई। सवारी को धूमधाम के साथ गोपाल मंदिर तक ले जाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवशयनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहाँ विश्राम करने जाते हैं। उस समय संपूर्ण सृष्टि की सत्ता का भार भगवान शिव के पास होता है। हिंदू धर्म में बैकुंठ चतुर्दशी के संबंध में मान्यता है कि संसार के समस्त मांगलिक कार्य भगवान विष्णु के सानिध्य में होते हैं, लेकिन 4 महीने विष्णु जी के शयन काल में सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। जब देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जागते हैं तो उनके बाद चतुर्दशी के दिन भगवान शिव उन्हें पुनः कार्यभार सौंपते हैं। इसीलिए यह दिन उत्सवी माहौल में मनाया जाता है। दो देवों के अद्भुत मिलन का नजारा साल में केवल एक ही बार देखने को मिलता है। अब सृष्टि का भार भगवान विष्णु संभालेंगे। रविवार को कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान महाकाल ने भगवान विष्णु को सृष्टि की सत्ता सौंप दी। यहाँ एक दूसरे को बिल्वपत्र की माला स्पर्श करवाकर पहनाई गई। मान्यता है कि भगवान शिव सृष्टि का भार भगवान विष्णु को सौंपकर कैलाश पर्वत पर तपस्या करने चले जाते हैं। इस दौरान दोनों ही देवों को उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग भी लगाया गया। इस बाबत पंडित आशीष पुजारी ने बताया। वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व भगवान शिव और विष्णु का मिलन का दिन है। भगवान महाकाल पूरे लाव लश्कर के साथ में आज भगवान विष्णु के दरबार गोपाल मंदिर जाते हैं और भगवान शिव और विष्णु का मिलन होता है। भगवान शिव जी को वहाँ पर तुलसी की माला और भगवान विष्णु को बिलपत्र की माला अर्पण की जाती है। हरि और हर का मिलन होता है। देव सोनी ग्यारस के दिन, जिस दिन बाबा महाकाल विष्णु भगवान पूरा चार्ज देकर गए थे पृथ्वी लोक का, और देव उठनी 11 के दिन जब बाबा महाकाल पुनः विष्णु भगवान के दरबार में वैकुंठ चतुर्दशी जाते हैं और अपना पूरा चार्ज वापस दे देते हैं, इसलिए हरि और हर का मिलन होता है। वैकुंठ चतुर्दशी महापर्व में हमारा शास्त्र में बड़ा महत्व है। आज का दिन ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर मनाया जाता है। रात्रि कालन बाबा महाकाल पालकी में सवार होकर भगवान विष्णु के दरबार में जाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उज्जैन में नहीं दिखाई दिया वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण, छाए रहे बादल। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को साल 2022 के आखिरी चंद्र ग्रहण का नजारा उज्जैन में दिखाई नहीं दिया। घने बादल छाए रहने से शहरवासियों को खगोलीय घटना दिखाई नहीं पड़ी। शासकीय जीवाजी वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण दोपहर बाद से ही उज्जैन में बादल छाए थे, इसीलिए शाम 5:43 पर चंद्रोदय दिखाई ही नहीं दिया। वैधशाला में खगोलीय घटना का नजारा देखने आए लोग चंद्रोदय का इंतजार करते रहे, लेकिन
शाम 6:19 ग्रहण मोक्ष के समय तक चंद्रमा बादलों की ओर से बाहर नहीं आया। इसके चलते उज्जैन में ग्रहण का नजारा दिखाई नहीं दिया और लोग घरों को वापस लौट गए। शाम करीब 6:45 पर चंद्रमा दिखाई दिया। चंद्रमा लाल रंग का नजर आ रहा था। वैधशाला अधीक्षक डॉक्टर गुप्त ने बताया कि चंद्रमा क्षितिज पर नीचे की ओर है तथा बादलों के छाए रहने के कारण लाल रंग का दिखाई दे रहा है। यह ग्रहण की स्थिति नहीं है। वर्ष का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण था। ग्रहण का प्रारंभ 2:38 पर हो गया था। मध्य की स्थिति 4:19 से 5:12 तक थी। उस समय ग्रहण पूर्णता की स्थिति में देखा जाना था। भारत का जो पूर्वोत्तर हिस्सा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, पटना, रांची, यहाँ पर पूर्ण ग्रहण की स्थिति देखी जाना थी। उज्जैन चूँकि पश्चिम में है तो उज्जैन में जो चंद्रोदय का समय था वो 5:43 का समय था और 6:19 तक आंशिक ग्रहण देखा जाना था। लेकिन पूर्व में बहुत घने बादल होने के कारण अभी तक चंद्रमा देखने की स्थिति नहीं बनी है। जो भी पर्यटक चूँकि बड़ी संख्या में वेधशाला आए थे तो हमने ग्रहण की स्थिति, आज चंद्रमा सूर्य की स्थिति की पूरी जानकारी प्रदान की गई। उनको बताया गया किस किस प्रकार का है और कैसे देखा जाना चाहिए। चंद्र ग्रहण का नजारा देखने आई मायरा अहमद ने बताया, जी बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। हमेशा हमने बुक्स में पढ़ा है बट आज प्रैक्टिकली देखने आए थे। बट क्लाउड्स ज़्यादा होने की वजह से शो नहीं हो पा रहा है। मून बोला था कि रेड कलर का जाता है तांबे के जैसा, बट वो टाइम भी चले गया है और नहीं शो पा रहा है। बट अच्छा एक्सपीरियंस था। शिप्रा तट गुरु नानक घाट स्थित गुरुद्वारे पर मनाया गया श्री गुरु नानक जी का 553वां प्रकाश उत्सव। मंगलवार कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व मनाया गया। गुरु नानक घाट स्थित गुरु नानक साहिब गुरुद्वारे पर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी प्रकाश पर्व पर सिख धर्म के लोग बड़ी संख्या में गुरुद्वारे पहुंचे। यहाँ अमृतसर से आए जत्थे द्वारा कीर्तन किए गए। गुरु नानक जयंती का पर्व उज्जैन में इसलिए भी खास है क्योंकि शिप्रा नदी के घाट पर गुरु नानक जी ने इमली के पेड़ के नीचे बैठकर कीर्तन किया था। इसी के चलते यहाँ गुरु नानक घाट का निर्माण कर गुरुद्वारे का निर्माण हुआ। इसमें प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग पहुँचते हैं। गुरुदेव गिरनार पर्वत की यात्रा कर उज्जैन आए थे। वे यहाँ 3 दिन रहे। रामघाट के सामने इमली के नीचे योगीराज भरथरी के शिष्यों के साथ उन्होंने सत्संग किया। इसी स्थान पर धर्मालुओं द्वारा दीपमाला लगाई गई व केक भी काटा गया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने दशहरा मैदान स्टेडियम का भूमि पूजन व अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन किया। नगर निगम द्वारा दशहरा मैदान पर बनाए जाने वाला सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम राजा भाऊ महाकाल स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। स्टेडियम सर्व सुविधा युक्त होगा जिसमें 600 दर्शकों के बैठने के लिए छायादार पवेलियन बनेगा। तकरीबन 750 वर्ग फीट का ग्रीन रूम और मंच बनेगा। 4 करोड़ 83 लाख रुपए से होने वाले इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने किया। निर्माण कार्य मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण मद से 1 वर्ष में पूर्ण होगा। दर्शक दीर्घा रोड साइड बनाई जाएगी। स्टेडियम के निर्माण से यहाँ के खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल विधाओं का प्रदर्शन कर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सकेंगे। राज्यपाल ने महाकालेश्वर मंदिर के नव विस्तारित क्षेत्र महाकाल लोक की प्रशंसा की। समारोह के विशेष अतिथि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि दशहरा मैदान में सर्वांगीण खेल व्यवस्था के लिए निर्माण किया जाएगा। स्टेडियम में एक बड़ा वीआईपी मंच बनाया जाएगा। उन्होंने ही स्टेडियम का नाम राजा भाऊ महाकाल के नाम पर रखने की घोषणा की। कहा कि जल्द ही निगम परिषद से इसका प्रस्ताव पारित कराया जाएगा। उज्जैन नगर वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाइए कि कितने वर्षों के बाद जहां पर लोगों के लिए पूरी व्यवस्था, खिलाड़ियों के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए और भी कई फंक्शन के लिए जो इसके लिए बहुत पहले ये स्टेडियम बन जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। और हमारे विधायक मंत्री माननीय यादव जी के, उच्च शिक्षा मंत्री के प्रयासों से और सभी
यहाँ के सांसद विधायक सबके सहयोग से, और पहल तो मैं समझती हूँ कि यादव जी के ही कार्यकाल में हो रहा है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि और श्रेय तो आपको जाता ही है और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों को। तो मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ यादव जी को और सांसद जी को, विधायक जी को और महापौर जी, जितने भी टीम सब यहाँ पर जो देखा मैंने मंच पे एक दूसरे के प्रति जितनी सहयोगिता और एक भाव से सब लोगों ने इस चीज़ को मदद के लिए आगे आए हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ के खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा तोहफा है और ये करीब 5 करोड़ के लगभग का है और शायद और भी चीज़ें हैं। हो सकता आगे भी इसका और बजट आएगा तो और अच्छा रूप होगा। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आपने मेरे कर कमलों के द्वारा इसका भूमि पूजन किया है। भगवान महाकाल की कृपा तो है यहाँ पर और बहुत जल्दी ये बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है, ऐसी मेरी शुभकामना भी। 7 दिवसीय अखिल भारतीय कालिदास समारोह का समापन गुरुवार शाम देश की पहली महिला संतूर वादक उज्जैन की डॉक्टर वर्षा अग्रवाल के साथ और नई दिल्ली की संध्या पुरेचा के निर्देशन में हुई ऋतु संहार नृत्य नाटिका की प्रस्तुति के साथ हुआ। मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनसुईया उइके, सारस्वत अतिथि रंगनाथाचार्य महाराज थे। अध्यक्षता संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने की। मंच पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक पारस जैन, बहादुर सिंह चौहान, महापौर मुकेश टटवाल आसीन रहे। समारोह में राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला सहित अन्य प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरित किए गए। तो ये थी सप्ताह भर की प्रमुख खबरें। शनिवार को मिलते हैं साप्ताहिकी के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार।